अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम सेल बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एफएससी, बीएससी और एमडी कैट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो इसका हम मेन स्ट्रक्चर हम देखेंगे, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल देखेंगे और इसका हम केमिकल कंपोनेंट्स एंड उनकी कंपोजिशन हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पहले भी पिछली क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है। एनिमल सेल्स में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो मानी जाती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो कि लिविंग कंटेंट को सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, लिविंग कंटेंट इसमें क्या क्या आ जाता है? लिविंग कंटेंट में साइटोप्लाज्म होता है प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारा लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। इंटरनल सेल के अंदर ये दो मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, और अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 पे डिफरेंट टर्म्स फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम जानते हैं कि डिफरेंट बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स वगैरह होते हैं। मसल सेल्स हो गए, हार्ट सेल्स हो गए और उसका नाम है एग सेल्स, एक्सॉन वगैरह जो हैं। उनके गिर्द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, उनके लिए डिफरेंट नेम्स असाइन किए जाते हैं। जो न्यूरॉन्स के गिर्द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे न्यूरोलीमा। ठीक है, एक्सोलीमा हम कहेंगे एक्सॉन के गिर्द, ओलीमा हम कहेंगे जो ओसाइट्स होते हैं, एग सेल्स होते हैं, हम उनके गिर्द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम ओलीमा कहेंगे। और जो मसल सेल्स की हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के चैप्टर में। तो जो मसल सेल्स के इर्द गिर्द जो हमारी वॉल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसे हम कहेंगे सार्कोलीमा। क्या कहेंगे? सार्कोलीमा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइंस है एमडी कैट के हवाले से, तो ये आप लिख लें। नंबर 2 पे हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल कंपोनेंट्स। केमिकल कंपोनेंट्स में जो मेन कंपोनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बताना है लाइपोप्रोटीन्स। लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं। जो केमिकली अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपने बताना है कि जो हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन इन नेचर है। लिपोप्रोटीन इन नेचर है। ये अबंडेंट मोस्ट कंपोनेंट जो इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो 60 से 80% हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, और जो लिपिड्स हैं वो 20 से 40% तक हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम अभी डिस्कस करेंगे उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स का हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने पहले भी पढ़ा था, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स हमने ये पढ़े थे। ठीक है, तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स मोस्टली जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। और ये ओलिगोसैकेराइड ये फ्री फॉर्म में नहीं होते। आगे हम डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, ये फ्री फॉर्म में हरगिज़ नहीं होते। ये या तो प्रोटीन के साथ कंबाइन होंगे जिसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या ये लिपिड्स के साथ होंगे। ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स आगे हम पढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये फ्री फॉर्म में हरगिज़ भी हमारे सेल्स में नहीं पाए जाएंगे। अगर हम केमिकल कंपोजिशन डिटेल में देखें तो इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है
प्रोटीन्स जो हैं वो मेन कंपोनेंट है, ये मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट हैं। ये 60 से 80% हमारे जो लिपिड बाइल है उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स में मेन जो है वो है इंटेग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो दीज आर द रियली पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके जो रियल जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं। दीज आर द रियली पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये अबंडेंट फॉर्म में है। ठीक है, इसकी हम दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, एक है पेरिफेरल प्रोटीन्स, दूसरी है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स की हम अगर डिटेल्स में आएँ तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर 1 पे इसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर अटैच होंगी। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, एक्सट्रिंसिक सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर अटैच होगी। और दूसरी हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वो होती हैं जो इंटरनल लिविंग कंपोनेंट जो होता है उसके साथ कांटेक्ट में होती हैं और सेल की इनर सरफेस के साथ अटैच होती हैं। ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन्स। इसमें हमने पढ़ा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और ये रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। आगे हम कार्बोहाइड्रेट्स में देखेंगे, इनके जब कार्बोहाइड्रेट के साथ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाती हैं तो जो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ये लिंकेज बनाकर, कम्बिनेशन बनाकर ये एज अ ग्लाइकोकैलिक्स के तौर पर काम करती हैं जो कि सेल मार्कर्स होते हैं। आगे हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी आप यहाँ तक रखें। आगे ये रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं। कोई चीज़ रिसीव करनी हो सेल में तो इनके होते हुए ये एक बैरियर के तौर पर काम करेंगी, सिग्नलिंग के तौर पर सेल के अंदर सिग्नल पहुंचाएंगी कि इस चीज़ को सेल के अंदर दाखिल होना चाहिए या नहीं। फिर सेल के अंदर से पैगाम आया कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो वो रोक दिया जाता है। ठीक है, अब हम नंबर 2 पे हम लिपिड्स के बारे में हम बात करेंगे। लिपिड्स जो हैं वो 20 से 40% में हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पाए जाते हैं। ये हम यहाँ देखने में, डायग्राम में देखने में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इनका जो मैस है वो उसकी परसेंटेज इनसे प्रोटीन से बहुत ही कम है। ओके, लिपिड्स 20 to 40% है। इसमें जो मोस्ट अबंडेंट जो लिपिड्स हैं वो हैं फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड जो हैं ये अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट हैं। और नंबर 2 पे हम बात करें स्टीरोल्स। इसमें स्टीरोल्स पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है जो कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन और फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए जो फ्लूइड टाइप मटेरियल है फॉस्फोलिपिड्स, वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए, उनकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए स्टीरोल बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, ताकि हमारे जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो ना हो जाएं। ठीक है, उनकी फ्लूइडिटी को मेंटेन किया जाता है स्टीरोल की मदद से। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 पे हम कार्बोहाइड्रेट्स, हमने थोड़ा सा इसके बारे में अभी डिस्कस किया भी था। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आउटर सरफेस जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसमें पाए जाते हैं। आउटर सरफेस में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड जो है उसमें, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं मोस्टली।
ओलिगोसैकराइड्स। अब ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, किसी ना किसी कंपोनेंट्स लिपिड्स या प्रोटीन के साथ कम्बिनेशन बनाकर ये उस फॉर्म में रहेंगे। कम्बिनेशन विद लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये बात आ गई। अगर ये लिपिड्स के साथ अगर कम्बिनेशन बनाएंगे तो हम इन्हें कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। लिपिड्स हो गए, उसके साथ ग्लाइको ये कार्बोहाइड्रेट्स, उसने कम्बिनेशन बनाया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ कम्बिनेशन बनाएंगे तो हम इसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फेस कर रहा होता है सेल की, तो हम इसे कलेक्टिवली हम इसे कहेंगे ग्लाइकोकेलिक्स। ये ग्लाइकोकेलिक्स जो है ये सेल मार्कर्स के तौर पर ये काम करती है। सेल मार्कर्स, इसे हम मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं। ये बीएससी की जो है बीएससी टाइप जो हमारी क्लासेस हैं उसमें उसकी चैप्टर नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि ये मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स के तौर पर काम करते हैं। वो मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स के तौर पर कैसे काम करते हैं कि हमारे सेल्स में अगर कोई भी एंटीजन, एनी पैथोजन और हार्मोन अगर हमारे सेल में इंटर होना हो तो ये पहले जिस सेल्स के ऊपर ये डिफरेंट टाइप्स की ग्लाइकोकेलिक्स होती हैं उसे वो सिग्नलिंग के तौर पर काम करती हैं। अगर वो इजाज़त दे दें तो मटेरियल जो है वो अंदर दाखिल हो जाएगा, वो डिज़ीज़ अंदर दाखिल हो जाएगी, हार्मोन एक्ट करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो केमिकल सिग्नलिंग होगी। तो इसी ग्लाइकोकेलिक्स के मदद से ये होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम HIV के केस लेते हैं। HIV जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, एड्स वायरस, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यही ग्लाइकोकेलिक्स होते हैं। ठीक है, जब वो रिकॉग्नाइज कर लेता है इन सेल्स के ऊपर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं जो कि एड्स के होने की सूरत में उन पर अटैक होता है, तो ये इन्हीं वाइट सेल्स के ऊपर ये CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, वो ग्लाइकोकेलिक्स के बने होते हैं, जिनको रिकॉग्नाइज करके वो जो डिज़ीज़ है वो इंटर हो सकती है सेल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़ ली। ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सूरत में डिफरेंट सेल्स के हमने नाम पढ़ लिए, सेल्स की मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके नाम पढ़ लिए। हमने केमिकल कंपोनेंट्स पढ़ लिए, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होती हैं। हमने डिटेल्स में पढ़ लिया, केमिकल कंपोजिशन पढ़ ली जिसमें प्रोटीन की डिटेल हमने पढ़ी, लिपिड्स की पढ़ी और कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ी। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर तो हम साथ साथ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम स्ट्रक्चर की तरफ दोबारा आते हैं। डायग्राम हमने ड्रा की है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है जो कि वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्ट होता है। ये हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो नियरली यही हमारा जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो लिपिड बाइलेयर है, एक लिपिड बाइलेयर है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स इसके अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं और लिपिड बाइलेयर के अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स की चेन लगी हुई है, उसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, और लिपिड्स की जो हेड्स हैं उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स की एक चेन लगी हुई है जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ये टोटल मिलाकर ये ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, जो कि मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स के तौर पर काम करते हैं और ये रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, सेल मार्कर्स हम इन्हें कहेंगे।
अब हम फॉस्फोलिपिड्स जो हमने पहले भी हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम फॉस्फोलिपिड्स जो हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रा किया तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। फॉस्फोलिपिड्स, ये हमने ये फॉस्फोलिपिड एक लिया, यहाँ से इसको सीधा करके हमने यहाँ लिख दिया। तो ये इसका हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, सॉल्युबल इन वाटर है, और ये दो इसकी जो टेल्स हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ठीक है, ये फैटी एसिड्स की बनी होती हैं। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये बेंट है, किंक है, तो बेंट या किंक इसमें है, ये डबल बॉन्ड्स की वजह से, ठीक है। ये फैटी एसिड की दो टेल्स हमने पढ़ी, ये हम देख भी रहे हैं, ठीक है। ये हमारी जो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है लिपिड्स का, ये फॉस्फोलिपिड्स है। ये दो लेयर्स की फॉर्म में होता है और इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं इंटरनल ये साइटोप्लाज्म है, ये सारा ये है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, और ये सेल का इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, साइटोप्लाज्म, लिविंग कंटेंट जो इसमें है, ठीक है। तो ये इनर सरफेस पर ये हम देख रहे हैं साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि सेल्स का साइटोस्केलेटन सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करके रखती हैं। जैसे हमारे साइटोस्केलेटन है, हमारी हड्डियां हैं, ढांचा है, इस तरह सेल के अंदर भी कुदरत ने एक फिलामेंट इसका साइटोस्केलेटन डेवलप किया है जो कि इसकी शेप को मेंटेन रखता है। इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको अंदर से वो बेस के तौर पर काम करता है, उसको ख़राब नहीं होने देता। कोलेस्ट्रॉल हमने पढ़े, ये कोलेस्ट्रॉल भी हमने पढ़ा, स्टीरोल जो होते हैं। तो हमें एक और बात करनी थी, हम पेरिफेरल प्रोटीन को डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को नहीं डिस्कस किया। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो हैं वो सेल के, ये प्रोटीन जो हमने पढ़ी ये चैनल्स के तौर पर भी काम करती हैं और कैरियर्स प्रोटीन्स भी होती हैं इस टाइप की, ठीक है। चैनल प्रोटीन जो होती हैं, नर्व इम्पल्स के केस में जो सोडियम चैनल्स हैं वो इसी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो इसकी चैनल प्रोटीन है उसकी टाइप से होती हैं, ठीक है। जो सोडियम चैनल्स जो होते हैं, सोडियम की मूवमेंट जो आउटसाइड और इनसाइड होती है, ठीक है, पोटेशियम सोडियम की जो होती है वो इसी चैनल की तरह होती है, थ्रो होती है। तो नंबर 2 पे हम कैरियर प्रोटीन्स की बात करेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर जो क्लोराइड आयंस हैं वो सेल के अंदर रुक जाते हैं, वो उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती, तो ये रिस्पायरेटरी एक डिज़ीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके अंदर भी हम देखेंगे कैरियर जो प्रोटीन है वो उसके अंदर और बाहर से ये क्लोराइड आयन जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन से दाखिल होते हैं। वो कैरियर प्रोटीन्स की जो कैरियर मीडिएटेड रिस्पांस होता है सेल्स का, वो इसी प्रोटीन्स की कैरियर प्रोटीन्स की वजह से होता है। और जो चैनल मीडिएटेड रिस्पांस होता है वो चैनल प्रोटीन की थ्रू होता है। ये दोनों प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि केमिकल कंपोनेंट्स जो आयंस होते हैं, आयंस वगैरह की मूवमेंट जो होती है सेल के अंदर और सेल के बाहर, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वगैरह जो है उसकी सपोर्टिव वो इन दोनों प्रोटीन्स की वजह से होती है। ये दोनों ट्रांसपोर्टर्स के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। हमने आज का सारा लेक्चर ड्रा कर दिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो है फंक्शंस और मूवमेंट हम देखेंगे किस तरह होती हैं। हम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को देखेंगे, हम इसके डिफरेंट हम रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को हम डिस्कस करेंगे, एंडोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे, एक्सोसाइटोसिस को हम डिस्कस करेंगे। So I'll dream until I make it real, and all I see is stars.